तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जिस पॉइंट्स पर अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन पूछता है। तो एक समराइज रूप में हो जाएगा कि पूरे अक्षांश रेखाओं में से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं जिनसे एग्जाम्स में अमूमन क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश रेखाएँ पढ़ रहे हैं। तो अक्षांश रेखाएँ क्या हैं? एक तो ये रेखाएं क्या हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं। इसको समझते हैं कि ये देखो आपकी धरती है पूरी, ऐसे पृथ्वी है गोल, गोल तो नहीं है, ये जियोइड शेप है, मैंने आपको बताया है, लेकिन गोल यहाँ मान लिया हमने। तो गोल धरती है, तो गोल धरती पर ये रेखाएं कैसे खींची गई हैं? इस तरह से पड़ी पड़ी लाइनों के फॉर्म में खींची गई हैं और इसी तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएँ कहते हैं। यानी इस तरह से जितनी भी रेखाएँ खींची जाएँ उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको यहीं दिख रहा है कि मैंने लिखा है कि ये समांतर भी होती हैं, यानी कि एक दूसरे से इनकी जो दूरी होती है, दो विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह बराबर होगी। समांतर रेखा का मतलब यही होता है ना, समांतर रेखा का मतलब समान हो जिनके बीच अंतर, यानी यहाँ जितना अंतर है उतना ही अंतर यहाँ भी है, इतना ही अंतर यहाँ भी है, उतना ही अंतर यहाँ भी है। जैसे दो ट्रेन की पटरियाँ हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जितना वो घुमा रहेगा उतना वही घुमा रहेगा। यानी कि उनके बीच में अंतर, यानी उनके बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। ऐसी ही रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं इसको 0 डिग्री मान लो, इधर 1 2 3 बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाएंगे और इधर भी बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक आएंगे। तो ये जितनी भी रेखाएं यहाँ खींची जाएंगी वो सब एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी उनके बीच की दूरी जो होगी, उनके बीच की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, उनके बीच की जो दूरी होगी वो हर जगह बराबर होगी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाएं होती हैं। एक प्रश्न ये आता है कि पूरे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो मैं जैसा पहले ही आपको वीडियो में बता दिया हूँ कि अक्षांश 90, ये देखो 0 डिग्री अक्षांश है, ये धरती को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। इस वाले आधे भाग को हमने कहा उत्तरी गोलार्ध कहा, और इस दक्षिणी वाले को हमने क्या कहा था, इस दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध हमने कहा था। द गो लिख दिया, द गो, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में भी कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 दक्षिण में, 90 उत्तर में, और एक रेखा ये है 0 डिग्री, एक ये है 0 डिग्री। तो 90 90 मिलाकर के 80 और एक 0 ये मिलाकर के कितनी हो गई, 181 रेखाएं हो गई, जैसा यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं पूरी धरती पर, तो पूरी धरती पर 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से 90 रेखाएं कहाँ पर हैं, 90 रेखाएं कहाँ पे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हैं, और 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हैं, और एक विषुवत रेखा है जो बीचों बीच खींची गई है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, यानी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आइए देखते हैं कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं, ये गोला ऐसे क्षैतिज समांतर समांतर रेखाएं खींची गई हैं। बीच वाली को हमने क्या कहा, बीच वाली को हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा, और इसी को हमने विषुवत रेखा कहा, इसी को हमने भूमध्य रेखा कहा। तो जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है वो यही वाली है, 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी दूरी घटती जाएगी। इनकी क्या होती जाएगी, इनकी दूरी, इनकी लंबाई घटती जाएगी। देखो ये सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐसे जाते जाते जो ध्रुवों पर अगर हम चले जाएं तो ध्रुवों पर तो एकदम यह बिंदु के फॉर्म में पाई जाती हैं, बिंदु के रूप में पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर है। और सबसे छोटी अगर पूछे आपसे अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप बताएंगे ध्रुवों के ऊपर है, जो एकदम एक पॉइंट के रूप में, रेखा बचती ही नहीं है वहाँ पर, कैसी हो जाती है, ये बिंदु के रूप में हो जाती है। अब एक चीज़ देखते हैं, अक्षांशीय दूरी क्या होती है।
ठीक है, अक्षांशीय दूरी। तो लिखा है अक्षांशीय दूरी। अक्षांशीय दूरी का मतलब होता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अक्षांशीय दूरी कहते हैं। जैसे देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसको मान लिया ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको मान लिया यह 1 डिग्री अक्षांश है, इसको मान लिया यह 2 डिग्री है, इसको मान लिया यह 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसको मान लिया यह 4 डिग्री है। तो 0 से 1 के बीच की दूरी जो होगी, 0 से 1 के बीच की दूरी होगी, इसको ही हम बोलेंगे क्या, अक्षांशीय दूरी। 1 से 2 के बीच की दूरी को, 2 से 3 के बीच की दूरी को, 3 से 4 के बीच की दूरी को, 4 से 5 के बीच की दूरी को, इन सभी जो दूरियां हैं 3 से 4 के बीच की दूरी ये है, देखो ये भी अक्षांशीय दूरी है। ये देखो 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी है, तो ये भी अक्षांशीय दूरी है। तो कोई पूछे ये अक्षांशीय दूरी होती कितनी है, तो 1 डिग्री जो अक्षांशीय की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। यानी अगर तुम 1 डिग्री यहाँ से बढ़ गए तो कितना किलोमीटर बढ़ जाओगे, 111 किलोमीटर बढ़ जाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, कुछ अक्षांश रेखाओं को स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे मैं बताया था टीचर आपके स्कूल में सभी होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स का आप क्या करते हैं, स्पेशल नाम रख देते हैं। तो उसी तरह से जो 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, उसका नाम हमने रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है विषुवत रेखा, या इसी को हम कह देते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को इक्वेटर बोलते हैं। देखो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर, इसी को 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोल देते हैं। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तर में अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, देखो ये उत्तर दिशा है ना, ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं। जो 23.5 डिग्री दक्षिण में रेखा है इसी को हम मकर रेखा बोल देते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लिखूंगा नहीं, बस बोल दूंगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसी तरह से 66.5 डिग्री अगर चले जाओ उत्तर दिशा में तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, या आर्कटिक रेखा बोल देते हैं। और 66.5 डिग्री अगर तुम दक्षिण दिशा में आते हो तो 66.5 डिग्री दक्षिण दिशा वाली रेखा को हम क्या बोल देते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोल देते हैं। ये तो कुछ बिंदु आपके स्पष्ट हुए। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आप यह समझिए कि जो भूमध्य रेखा है, जो बीचों बीच की रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश आप बोलते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा पर क्या होता है ना, विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और लंबवत पड़ती हैं। तो अगर विषुवत रेखा पर कहा जाए तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है विषुवत रेखा पर। देखो सूरज भगवान यहाँ पर चमक रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें तो सूरज की किरणें एकदम सीधे सीधे पड़ रही हैं ना, तो यहाँ पे गर्मी तो होगी ही। तो इसीलिए यहाँ के लोग देखोगे जो बहुत ज़्यादा काले होते हैं, शरीर उनका बड़ा होता है, कंधे चौड़े होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे, ये बाद में बात करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि सूरज यहाँ पर क्या होता है, लंबवत चमकता है। और दूसरी चीज़ कि या विषुवत रेखा पर जो भी देश पड़ेंगे ना, जो भी कंट्रीज़ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर जो देश पड़ेंगे उन जगहों पर विषुवत रेखा में दिन और रात दोनों की अवधि बराबर होती है। अपने भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में कभी दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटी होती है। लेकिन विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूरज वहाँ हमेशा क्या करता है, लंबवत किरणें डालता है, कभी तिरछा नहीं होता। ठीक, अब ये बात समझिए कि सूरज क्या होता है, सूरज यहाँ से
पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पे 23 डिग्री घूमी हुई है, तो जब सूरज का ये चक्कर लगाती है तो सूर्य की स्थिति कभी कभी यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाता है सूरज, फिर कभी कभी यहाँ से घटते घटते फिर कहाँ आएगा, यहाँ तक जाएगा। यानी सूरज इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक, सूरज एक्चुअल में नहीं घूमता, धरती घूमती है। इससे हमें यह लगता है कि सूरज कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक, तो विषुवत रेखा पर बीचों बीच सूरज कब होता है, तो इसको काट करके आप 21 मार्च कर लीजिए, उसमें 22 मार्च में गलती से लिख दिया हूँ। तो विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत कब होता है, तो विषुवत रेखा पर ये जो सूरज लंबवत होता है वह कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत होता है। यानी अगर आज 21 मार्च चल रहा है, अगर आज 21 मार्च चल रहा है तो सूरज क्या होगा, विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। यानी सूरज कहाँ पर होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा। और अगर आज 23 सितंबर का दिन है तब भी सूरज कहाँ होगा, यहीं पर होगा। तो आप पूछेंगे ऐसे कैसे, तो मैं कहूँगा देखो, मान लो आज 21 मार्च चल रहा है, मैंने तुमको पहले ही बताया है कि सूरज कहाँ से कहाँ तक चक्कर धरती कुछ इस तरह से घूमती है कि ऐसा लगता है कि सूरज इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है ज़रा देखो, आज अगर 21 मार्च है और 21 मार्च से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो सूरज उत्तर की ओर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, सूरज उत्तर की ओर चलना शुरू कर देगा और चलते चलते मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, और 21 जून को वो कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा और सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगेगा। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि 21 मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इसमें सूरज उत्तर की तरफ बढ़ता है और 21 जून आते आते सूरज कहाँ पहुँच जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत पहुँच जाता है। इसको कैसे समझेंगे कि देखिए 21 जून को क्या है, 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज आ चुका है, यहाँ आकर के सूरज चमक रहा है और पूरी कर्क रेखा का भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये सूरज किस पर अपना प्रभाव दिखाएगा, भारत पर अपना प्रभाव दिखाएगा और 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और अब तो 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, बाबा रामदेव करवाते हैं ना योगा 21 जून को। तो 21 जून को क्या होगा, कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमकने लगेगा। अब एक चीज़ देखो कि 21 जून जब आएगा, फिर 21 जून के बाद आपने देखो गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों कम होती है, क्योंकि फिर सूरज वापस आने लगता है। 21 जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और 23 सितंबर का दिन आता है जब, तो 23 सितंबर को फिर सूरज यहाँ पर लंबवत चमकने लगता है। तो 21 मार्च से चला, मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ पहुँचा, मई में यहाँ पहुँचा, जून में यहाँ पहुँच जाएगा, जून के बाद फिर यहाँ से वापस उतरने लगेगा और धीरे धीरे गर्मी कम होने लगेगी। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया किस में, जून के बाद जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त में यहाँ, सितंबर में यहाँ, फिर 23 सितंबर को यहाँ लंबवत चमकने लगेगा। तो 23 सितंबर पर लंबवत चमकने लगा। सितंबर के बाद, 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, जिसको सूरज का दक्षिणायन होना भी कहते हैं। तो समझो इस बात को कि 23 सितंबर के बाद सूरज कहाँ आना शुरू होता है, सूरज विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में आना शुरू होता है। नीचे की दिशा को दक्षिण बोलते हैं और ऊपर के दिशा को उत्तर बोलते हैं किसी भी मैप में। ठीक है, तो सूरज क्या करता है, 23 सितंबर के बाद मकर रेखा की तरफ आना शुरू हो जाता है। कहाँ से, विषुवत रेखा से। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे जैसे सूरज क्या होगा, मकर रेखा की तरफ आता जाएगा। इसका मतलब 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, और 22 दिसंबर आते आते सूरज पूरी तरह से कहाँ पर आ जाएगा, मकर रेखा पर आ जाएगा। तो यहाँ से चलेगा 23 सितंबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर में वह कहाँ पर आ जाएगा, मकर रेखा पर लंबवत आ जाएगा। तो अब इस समय मकर रेखा पर जो भी देश होंगे विश्व के अंदर, वहाँ पर क्या होगी, भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, जैसे भारत में 21 जून को पड़ रही थी, क्योंकि सूरज भारत में कर्क रेखा पर किस दिन था, 21 जून को था। ठीक है, अब इस चीज़ को ये समझिए कि भारत तो है कर्क रेखा पर, सूर्य आ गया इस दिन 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर जैसे ही सूरज आया, भारत के अंदर क्या होगा,
ठंडी पड़ने लगेगी, या ठंडी और पहले से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह भारत से बहुत दूर चला जाता है सूरज। और 22 दिसंबर को आप देखते हैं, 22 दिसंबर के आसपास के जो दिन होते हैं उस दिन भयंकर ठंडी भारत में पड़ती है, क्योंकि उस समय सूरज मकर रेखा के आसपास होता है जो भारत से बहुत अधिक दूरी पर है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब देखो दिसंबर के बाद क्या होता है। 22 दिसंबर के बाद सूरज अब आगे नहीं बढ़ता है, सूरज आगे नहीं बढ़ता है। सूरज कहाँ जाना, फिर से वापस जाना शुरू कर देता है। तो दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च, और 21 मार्च को फिर सूरज जहाँ से चला था वहीं फिर पहुँच जाता है, यानी कि अपने विषुवत रेखा पर पहुँच जाता है, 0 डिग्री अक्षांश पर पहुँच जाता है, भूमध्य रेखा पर पहुँच जाता है। यानी कि 21 मार्च को चला, मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ जाएगा, मई में यहाँ आएगा, जून में फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, कर्क रेखा पर पहुँच जाएगा। और भारत के अंदर फिर से 21 जून को गर्मी होने लगेगी। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, मनाया ही जाता है। ठीक है, तो जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में यहाँ, अगस्त के बाद सितंबर में फिर यहाँ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से सूरज साल भर क्या करता रहता है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। एक चीज और यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझिए कि सूरज जिस देश के सबसे करीब होगा, सूरज जहां भी होगा, जिस देश के करीब होगा, वहां पर दिन लंबा होने लगेगा, यानी डे की लेंथ बढ़ जाएगी। यानी सूरज क्या होगा, बहुत बहुत देर बाद जहां से डूबेगा वहां पे दिन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जब जब सूरज क्या होगा, भारत देश के करीब होगा, भारत देश के नज़दीक होगा, उस समय भारत के अंदर जो दिन होंगे वो बड़े बड़े होंगे और रातें छोटी छोटी होंगी। लेकिन जब जब सूरज क्या होगा, भारत से दूर जाएगा, तब वैसे वैसे दिन भी थोड़ा छोटा होने लगेगा और रातें बड़ी होने लगेंगी। तो आप इस चीज़ को समझिए ज़रा ध्यान से। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन, यानी सबसे बड़ा दिन मतलब कि दिन की लेंथ किस दिन सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ये कहेंगे उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा भारत में जिस दिन सूर्य क्या होगा, भारत के सबसे नज़दीक होगा। तो आप देखिए किस दिन सूरज सबसे ज़्यादा नज़दीक है भारत के, तो आपको जवाब मिलेगा 21 जून को। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर लंबवत है और कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जा रही है। इसका मतलब 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। और जब दिन बड़ा होगा, जिस दिन मान लो 21 जून आज है और आज अगर दिन बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है आज की रात तो छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि दिन और रात मिला करके तो 24 घंटे ही होने हैं। लेकिन दिन अगर किसी कारण से बड़ा हो गया तो रात को छोटा होना पड़ेगा। तो इसीलिए 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन भी होता है और रात सबसे छोटी होती है। रात छोटी होती है 21 जून को और दिन बड़ा होता है। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछ देगा? वो पूछेगा कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में पूछेगा सबसे छोटा दिन। तो सबसे छोटा दिन अगर आपसे पूछे तो छोटा कब होगा? जब सूरज भारत के सबसे दूर होगा। दिन, सूरज का मतलब अगर सूरज निकला तो दिन की बात है। तो सबसे छोटा दिन कब होगा? जिस दिन सूरज क्या होगा, भारत से सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो भारत देखिए यहाँ पर, सूरज देखिए यहाँ पर, और सूरज यहाँ पर किस दिन को है? 22 दिसंबर को है। इसका मतलब कि 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को भारत में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। और जिस दिन भारत में सबसे छोटा दिन होगा उस दिन सबसे बड़ी रात भी तो होगी। सबसे छोटा अगर दिन है तो रात क्या होगी? रात तो सबसे बड़ी होगी ना भाई, रात सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को ही होगी, 22 दिसंबर को। यानी कि आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। क्या क्या? भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। सबसे छोटी रात कब होगी? तो सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ी रात कब होगी? ये भी 22 दिसंबर को ही होगी। कुछ लोगों की रातें तो वैसे ही बहुत बड़ी होती हैं, याद में पड़े हुए हैं, रातें बीत ही नहीं रही हैं, तारे, रात बीतती है तारे गिन गिन, तमाम तरीके के डायलॉग हैं। तो हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं।
और आपको पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाली बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, औरों को शेयर कर देना है। नहीं औरों को करें तो कम से कम अपने वाले और अपने वाली को ही शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके भाई। खाली फ़ोन पर सांसों की आवाज़ सुनने से थोड़ी काम चलेगा, उसको वीडियो दिखाओ और वो पढ़ेगी या पढ़ेगा, जो भी होगा वो पढ़ेगी जो भी होगा, आप समझ लीजिए इस बात को। अब देखिए, इस वीडियो के बाद जब हम लेक्चर नंबर 2 लेकर के आएंगे, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अभी हमने अक्षांश रेखाओं को पूरी तरह से